हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, उसके अंदर हमने टॉपिक लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति, स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री जो होता है, स्टाइकियोमेट्री जो होता है, ये इसका मतलब होता है, लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, स्टाइकियो प्लस मेट्रॉन, तत्वों का मापन। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको पता है अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारक और उत्पाद को हम चिन्हों के द्वारा, तत्वों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर जो तत्व उपस्थित होते हैं, कितनी मात्रा में अभिकारक होते हैं, कितनी मात्रा में उत्पाद होते हैं, उन सब से हमें क्या जानकारियाँ मिल सकती है, आपस में हम कैसे उनके आयतन के, द्रव्यमान के या भार के संबंध स्थापित कर सकते हैं, और उन आयतन, भार, द्रव्यमान के संबंधों से, आयतन, भार, द्रव्यमान की मात्राओं से हम कैसे रासायनिक गणनाएं कर सकते हैं। यही सब चीज़ें आज हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दें ज़रा। तो अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को रस समीकरण विधि कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के अंदर बाईं तरफ जो लिखे होते हैं वो अभिकारक होते हैं, दाईं तरफ जो लिखे होते हैं वो उत्पाद होते हैं, और इनके बीच में जो मात्रात्मक संबंध होता है उसी को हम बोलते हैं रस समीकरण मिति। जैसे कि एक अभिक्रिया से आप समझ सकते हैं, अभिक्रिया हमें दी हुई है N2 + 3H2 = 2NH3। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया से हमें क्या जानकारी मिल रही है, यहाँ ये जो संख्या प्रदर्शित करती है, किसी भी तत्व के आगे जो संख्या लिखी होती है वो मोल को प्रदर्शित करती है। नाइट्रोजन के सामने 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन के सामने 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 3 मोल। अमोनिया के सामने 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अमोनिया के 2 मोल, ठीक है। ये मोल के रूप में होती है। कोई भी अभिक्रिया रसायन विज्ञान के अंदर आप जितनी भी अभिक्रियाएं लिखेंगे, आप अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए तत्वों के सामने या यौगिकों के सामने जो संख्या लिखते हैं, वो संख्या क्या प्रदर्शित करती है, वो संख्या तत्वों की या अणुओं की मोलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अब हम मोल के हिसाब से उनका अणुभार या परमाणु भार निकाल सकते हैं। जैसे N2 का परमाणु भार होता है 28 ग्राम। इसका मतलब है 28 ग्राम N2 ने 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 34 ग्राम अमोनिया बनाया है, ठीक है। या 1 मोल N2 ने 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाया है, ठीक है। तो 1 मोल N2 के अंदर भार हो गया 28 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन के अंदर भार हो गया 6 ग्राम, और 2 मोल अमोनिया के अंदर भार हो गया 34 ग्राम। तो इन सब संबंधों को स्थापित करना, इन सब संबंधों के द्वारा रासायनिक गणनाएं करना और उनका आयतन, द्रव्यमान, भार निकालना, इन सब को हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर रस समीकरण मिति के अंदर 3 तरीके के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। एक है द्रव्यमान संबंध, द्रव्यमान आयतन संबंध और आयतन आयतन संबंध। द्रव्यमान का द्रव्यमान से क्या संबंध होता है, द्रव्यमान का आयतन से क्या संबंध होता है, और आयतन का आयतन से क्या संबंध होता है। और इन सभी के बेस पे हम जो न्यूमेरिकल हैं, आंकिक गणनाएं हैं, वो सोल्व करेंगे, और उससे हमें आगे भौतिक रसायन में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी सहायताएं मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। तो इसमें एक क्वेश्चन के रूप में, न्यूमेरिकल की अवस्था में आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर पूर्ण अभिक्रिया होने तक गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त जल के द्रव्यमान की गणना करें, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। यहाँ पर कॉपर का परमाणु भार दिया हुआ है 63.5, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, कॉपर ऑक्साइड का पूर्ण अभिक्रिया होने तक गैस प्रवाहित करने पर जल, तो ये अभिक्रिया लिख ली हमने, कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया कराई हाइड्रोजन के साथ, तो क्या क्या उत्पाद बना, कॉपर प्लस जल, पूर्ण अभिक्रिया करा दी है। अब इस
रासायनिक समीकरण से, इस रासायनिक अभिक्रिया से आपको क्या जानकारी मिल रही है कि कॉपर ऑक्साइड का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर का और जल का 1 मोल बनाता है। दिख रहा है आपको, ये संख्या 1, ये संख्या 1, ये संख्या 1, ये संख्या 1 किसको प्रदर्शित कर रही है यहाँ पर? ये प्रदर्शित कर रही है मोलों की संख्या को। ठीक है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, अभिक्रिया संतुलित है। तो ये तो मोलों से पता चल रहा है। अब हम इसको भार के रूप में ले सकते हैं। भार के रूप में क्या जानकारी मिल रही है? कॉपर ऑक्साइड 63.5 लिया गया है, प्लस इसका कॉपर ऑक्साइड का हम क्या निकाल लें? अनुभार निकाल लें। कॉपर का होता है 63.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये आ गया 79.5 ग्राम। किसका वेट आ गया? कॉपर ऑक्साइड का। अब इससे हमें क्या प्राप्त की मिला? जल कितना, जल का अनुभार कितना होता है? 18 ग्राम। तो इतनी जानकारी हमें इस अभिक्रिया से मिल रही है। अब इस जानकारी के आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से H2O का कितना द्रव्यमान प्राप्त होता है? 18 ग्राम। ठीक है, और 7.95 ग्राम से अपचयन से H2O का कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा? 18/79.5 इंटू 7.95। आप इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इससे ये 10 टाइम्स कट जाएगा 10 बार, तो 18/10 बराबर 1.8 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अभी और भी बहुत सारे द्रव्यमान के यह आंसर हमारा आ जाएगा। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त H2O का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 16 ग्राम मीथेन दिया हुआ है और उसके दहन कराया गया है और उससे H2O का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण लिख लेंगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण से ही हमें पता चलेगा कि मीथेन का दहन करा रहे हैं तो H2O बन रहा है, और उस समीकरण को संतुलित करके उस समीकरण से हमें पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि हमारे पास मीथेन के कितने मोल हैं और उससे कितने मोल जल का अणु का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हमने रासायनिक समीकरण लिखी है मीथेन प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ये संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित अभिक्रिया में मैंने बताया था ये जो संख्याएं होती हैं ये मोलों को प्रदर्शित करती हैं। तो 1 मोल मीथेन की अभिक्रिया 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो 1 मोल CO2 बनता है और 2 मोल H2O बनता है। 1 मोल मीथेन का दहन कराने पर 2 मोल H2O का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हम मोल के बजाय इनका अनुभार भी लिख सकते हैं। मीथेन का अनुभार आप लोग जानते हैं, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन 16 ग्राम हो जाएगा। मीथेन का अनुभार हो जाएगा 16 ग्राम और जल के अणु का जो भार होता है वो 18 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम मीथेन से हमें कितने ग्राम जल के अणु मिल रहे हैं? 2 गुणा 18, यानी 1 मोल मीथेन के दहन से हमें 2 मोल H2O मिल रहा है। तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से 2 गुणा 18 ग्राम हमें क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा। तो H2O की मात्रा कितनी हो जाएगी? 36 ग्राम हो जाएगी। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगी? वही क्वेश्चन है, यहाँ पर H2O की मात्रा पूछी है और यहाँ पर CO2 की मात्रा पूछी है। तो रासायनिक समीकरण के हिसाब से हमें पता है कि 1 मोल मीथेन के दहन से 1 मोल CO2 प्राप्त होती है। अब भार के हिसाब से देखा जाए 16 ग्राम मीथेन के दहन से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। ये 16 क्या है? मीथेन का अनुभार है और 44 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार है, CO2 का अनुभार है। अनुभार निकालना मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। आप सभी का अनुभार निकाल सकते हैं। परमाणुओं के परमाणु भार को आपस में जोड़ते चले जाओ और जितनी परमाणु संख्या होती है उसको उसी संख्या से गुणा करके सबको आपस में जोड़ देंगे तो अणु का अनुभार आ जाएगा। अब यहाँ पर इस समीकरण के हिसाब से 44 ग्राम CO2 हमें प्राप्त होती है 1 मोल मीथेन से या 16 ग्राम मीथेन से। भार में भी लिख सकते हैं या मोल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 44 ग्राम हमें किससे मिल गई है? 16 ग्राम मीथेन से मिल गई है। और 22 ग्राम CO2 कितने से मिलेगी? 1/44 गुणा 22 ग्राम मीथेन से। तो यहाँ पर 1/2 यानी
मीथेन के कितने मोल चाहिएंगे? 0.5 मोल आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42.47 ग्राम AgNO3 में प्रति लीटर, यानी आयतन कितना हो गया? 1 लीटर, प्रति लीटर वाले विलयन के 10 ml में कितने ग्राम AgCl प्राप्त होगा? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखनी है। रासायनिक समीकरण क्या होगी? AgNO3 की रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं तो AgCl बनता है प्लस HNO3 बनता है। तो इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी मिल रही है? इस रासायनिक समीकरण से हमें पता चल रहा है कि AgNO3 का 1 मोल HCl के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करके AgCl का 1 मोल बनाता है। ठीक है, अब इनका हम अनुभार निकाल सकते हैं, यानी AgNO3 का 170 ग्राम AgCl का 143.5 ग्राम बनाता है। इतनी बात हमें रासायनिक समीकरण से मिल गई है। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रासायनिक समीकरण का आना जरूरी होता है, और रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में अगर होगी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर समीकरण हमने बना लिया है, तो और इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि 1 लीटर यानी 1000 ml विलयन में AgNO3 का द्रव्यमान कितना है? 42.47 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 42.47 ग्राम 1 लीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि 1000 ml विलयन में AgNO3 का द्रव्यमान हो गया 42.47 ग्राम। अब 10 ml विलयन में AgNO3 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 42.47 बटे 1000 गुणा 10, कितना आ जाएगा? 0.4247 ग्राम। अब रासायनिक समीकरण के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है? रासायनिक समीकरण हमें बता रही है कि 170 ग्राम AgNO3 अभिक्रिया द्वारा बनाता है कितने ग्राम AgCl? 143.5 ग्राम AgCl बनाता है, और हमें निकालना कितना है? 0.4247 ग्राम, यानी 0.4247 ग्राम AgNO3 अभिक्रिया द्वारा बनाएगा। कितना AgCl बनाएगा? 143.5 गुणा 0.4247 बटे 170, इतने ग्राम AgCl बना देगा। यानी कि 10 ml AgNO3 विलयन से प्राप्त AgCl की मात्रा कितनी हो जाएगी? यही हो जाएगी 143.5 गुणा 0.4247 बटे 170, आंसर आ जाएगा 0.3584 ग्राम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण हमें बताती है कि एक पदार्थ के मोल से दूसरे पदार्थ के कितने मोल मिल रहे हैं, या भार के रूप में निकाल सकते हैं कि एक पदार्थ के कितने ग्राम अनुभार से दूसरे पदार्थ के कितने ग्राम अनुभार प्राप्त हो रहे हैं, और उसको सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।